बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुग़ल कौम की शानदार पहचान इस वक्त मेरे हाथों में है और मैं इसकी वर्क गर्दानी कर रहा था तो अचानक निगाह मेरी जो है वो एक मजमून के ऊपर पड़ी है और यहाँ आप देख रहे हैं पहले सफ़े पर एक तस्वीर है जिसमें जंग आज़ादी के जो हज़ारों मुसलमान थे उनको फांसियाँ दी गई थीं और इसके साथ ही जो है वो इस किताब के सफ़ा नंबर 41 पर जो है वो एक मजमून है। म्यांमार के सफ़ीर को बताना चाहता था रंगून में हमारे अजीम मुग़ल बादशाह मदफून हैं। बहादुर शाह जफ़र के चाहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद भी करोड़ों में है। मुग़ल तारीख का खूनी बाब रंगून की मट्टी से जुड़ा हुआ है। मैं सफ़ीर को ये भी बताना चाहता था कि हिंदुस्तानी हुकूमत तमाम तर वसाइल के बावजूद पहली जंग आज़ादी के कमांडर और हिंदू मुस्लिम यकजहती की अलामत अजीम शायर, आला पाए के खत्तात और इंसान दोस्त बादशाह के जस्द खाकी को कुए यार में वापस नहीं ला पाई। दोनों मुल्क आज़ाद हो गए लेकिन मुग़ल बादशाह आज भी कैदी है। मलका जीनत महल बेगम और पोती रौनक ज़मा बेगम की रूहें बर्रे सगीर के 2 अरब इंसानों से पूछती हैं कि इनके बादशाह ने किसके लिए अंग्रेज़ों के सितम सहे थे। अंग्रेज़ों ने हर जुल्म किया कि मुग़ल बादशाह तहरीरी तौर पर हिंदुस्तान फरंगियों के हवाले कर दे, लेकिन बादशाह ने अंजाम जानने के बावजूद इनकार कर दिया। पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ, सदर जरदारी और हिंदुस्तान के सदर अबुल कलाम आज़ाद और वज़ीर आज़म मनमोहन और मोदी ने बहादुर शाह जफ़र के मकबरे पर पहुंचकर इन हक़ाइक़ का तहरीरी इकरार किया, लेकिन फिर अनजान बन गए। बदनाम हुआ जफ़र जिनके वास्ते वो जानते नहीं जफ़र किसका नाम है। हमें कोहे नूर हीरे से ज्यादा कौमी हीरो की फिक्र दामनगीर होनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम हिंदुस्तान की कोख से बरामद हुआ। अगर भारत मजलूम बादशाह की आखिरी वसीयत पूरी नहीं कर सका तो पाकिस्तानी तारीख की मुकद्दस अमानत को वापस लाकर जहांगीर बादशाह के पहलू में दफना दे। रंगून में मुग़ल बादशाह का मकबरा चीख चीख कर अंग्रेज कौम की मक्कारी, सफाकी, धोखाधड़ी और ऐदशिकनी का ऐलान कर रहा। यह तस्वर कितना भयानक है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने वाली मुग़ल कौम के आखिरी ताजदार को अंग्रेज फौज के गिराज में कैद किया गया। 87 बरस की ज़ईफ और अलील बादशाह को जिंदगी के आखिरी लम्हात में पानी की एक बूंद तक देने से इनकार कर दिया गया। हमारा बादशाह ताज़ा हवा के एक झोंके का इंतजार करता रहा और कैद खाने का गोरा इंचार्ज अपने कुत्ते के बाल संवारता रहा। दुनिया के किसी कैदी बादशाह के साथ ऐसा सलूक किया गया, किससे शिकायत करें। दुनिया के मुनसफों, इंसानी हमदर्दी के अलंबरदारों और मलके बरतानिया को तोहफे भिजवाने वालों, आखिर बताओ कि बादशाह ने अपनी आवाम की आवाज पर लब्बैक कहकर कौन सा जुर्म किया था। आज़ादी के सबसे ज्यादा कीमत तो मुग़ल शाही खानदान और मुग़ल कौम को चुकाना पड़ी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जिनीवा में आलमी अदालतें सजाने वालों, एक फैसला लाल किला की इस अदालत के खिलाफ भी दो जिसमें गवाह भी गासबों के जर खरीद गुलाम थे, जिरा करने वाले भी गासब अंग्रेज थे, फैसला सुनाने वाले भी काबज और कातिल थे। कुछ तो कहो शायद के तारीख के सीने में ठंडक पड़ सके। इन कातलों और डाकुओं की नस्लें लंदन के शराब खानों में मदहोश पड़ी हैं, जिन्होंने मुगल शहजादों के सर उतारे थे।
عفت مآب مغل شہزادیوں اور دہلی کی پردہ دار بیگمات کو گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ کوئی تو ہوگا جو ان سے حساب لے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ بوڑھی ملکہ کو کسی گیراج میں قید کیا جائے اور اسے پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترسنا پڑے، لیکن ہم رنگون کا قید خانہ اور دہلی کا خونی دروازہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ ہم ماتم کرتے رہیں گے، ہم دنیا کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ مغل دور کو بدنام کرنے والوں، انگریزوں نے ہندوستان کو بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا۔ کاروبار پھیلانے، ٹیکس ادا کر کے خزانے بھرنے اور ہندوستانیوں کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروانے کا جھانسا دے کر فراڈ کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا۔ تم کیسے لوگ ہو جو ڈاکوؤں کے طرفدار ہو اور لٹنے والوں کے نقاد؟ ریپبلک آف دی یونین آف میانمار کے سفیر مسٹر ونگ نائک کو بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کے سبب اپنے وزٹنگ کارڈ پر چھپی بادشاہ سلامت کی تصویر دکھا سکا اور اتنا ہی کہہ سکا کہ ہمارے بادشاہ کا خیال رکھنا۔ سفیر نے بڑی توجہ سے بات سنی، بادشاہ کی تصویر پر انگلی رکھ کر سر کو ہلایا اور سفارت خانے آنے کی دعوت دی۔ مختصر ملاقات ختم ہوئی تو 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا، انگریزوں سے تاریخ نے خوب انتقام لیا۔ وہ جس شاہی خاندان اور مغل قوم کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، اس کی نسل کے بہادروں نے جگہ جگہ مغلائی جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ پاکستان میں بہادر شاہ ظفر کے نام کے چراغ جلنے شروع ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے مظفر آباد، گلگت سے گوادر اور طورخم سے کراچی تک ہر سال لاکھوں ہاتھ مغل بادشاہوں کی فاتحہ خوانی کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ شاعر نے سچ کہا تھا کہ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ مغل زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔